नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस में। अ, हम पिछली क्लास में चीज़ों को कवर करके आए थे। जैसे हमने देखा था कि नगर निकाय के बारे में देखा था और आपका पद्मश्री अवार्ड के बारे में देखा था। वहीं पंचायत एक्ट के बारे में हमने देखा था। पंचायत राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में हमने बात की थी। तो दो तीन टॉपिक हम बेसिकली कवर करके आए थे। वो दो तीन टॉपिक नहीं थे, बट वो देखा जाए तो लगभग 20 से 25 सवाल कवर करके आए थे। जब हम कभी भी आप ध्यान रखना, जब आप टॉपिक्स की बात करो तो हमेशा चीजों को टॉपिक्स में बढ़ा करिए। उससे क्या होता है कि उससे संबंधित जितने भी सवाल हैं वो आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे और आपके लिए वो बेनिफिट रहेंगे आगे के लिए भी। बट आप वन लाइनर, जब आप वन लाइनर पढ़ने की बात करते हैं, आप सोचते हैं कि वन लाइनर पढ़ के हम चीजों को कर लेंगे, तो बेसिकली उससे कुछ होता नहीं है। और कितना वन लाइनर पढ़ोगे उन तीन टॉपिक्स में, अगर हम देखें तो लगभग लगभग 50 से 100 सवाल पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप 100 सवालों को पढ़ने में समय देखिए, प्लस तीन टॉपिक्स अगर आप 20 मिनट में, और जब आप उसे एक बार नोट्स बना लेंगे, दूसरी बार उसे रिवाइज कर लेंगे, तो वो आपके दिमाग में छप जैसा जाएगा और उससे संबंधित कितने भी सवाल बन जाए वो आसानी से आप उसे कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में हम अपने नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक की बात करते हैं, कुछ मिसलेनियस टॉपिक ही हैं, उन पर बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हाल ही में आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड यात्रा हुई थी, और वो कहां पर गई थी? हर्षिल में हुई थी। पीएम यात्रा उत्तराखंड की, ठीक है। ये कहां पर गए थे? हर्षिल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हर्षिल कहां पर पड़ता है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक दो चीज की शुरुआत करने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश करी, और वो कैसे? वो ऐसे, आपको पता है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, या फिर उत्तराखंड में जो बजट का, या फिर उत्तराखंड की कमाई का जो एक मुख्य मुख्य सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत आता है, वो किससे आता है? पर्यटन से आता है। क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिज्म रिच एक एरिया है, तो इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कहा गया कि आप कुछ चीजों की शुरुआत कीजिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वैश्विक छवि बहुत बड़ी है, और उत्तराखंड में विदेशी पर्यटकों का आना जाना भी काफी लगा रहता है। और इसी के साथ उत्तराखंड में काफी अपार संभावनाएं हैं। बस उन संभावनाओं को तलाश कर एक स्टेज या फिर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की बात जब होती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा यह एफर्ट किए जा रहे हैं। इसी को लेकर अगर हम देखें तो हर्षिल में क्या दो तीन चीजों की शुरुआत करी। एक तो बाइक डेस्टिनेशन, बाइक डेस्टिनेशन, बाइक डेस्टिनेशन। दूसरा, घाम तापो योजना, घाम तापो योजना। बाइक डेस्टिनेशन बेसिकली है क्या? घाम तापो योजना है क्या? देखो, आपने देखा होगा, जब आप देखते हैं तो बहुत सारे बाइक राइडर्स को आप देखते होंगे, तो वो कहाँ जाते हैं? लद्दाख जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाइक पे जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम उत्तराखंड की, सॉरी, भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो बाइक राइडर्स के लिए एक स्टेज या फिर एक प्लेस की बात आती है, तो वो किसकी बात आती है? लद्दाख की बात आती है। लद्दाख की बात आती है। चूंकि उत्तराखंड में जो हर्षिल है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, हर्षिल भी लगभग लगभग ऐसा क्लाइमेटिक जोन, ऐसा प्लेस, ऐसा टेरेन, ऐसा ज्योग्राफिकल कंडीशन प्रोवाइड कराता है, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो क्योंकि लद्दाख काफी दूर भी बैठता है, प्लस अगर उसके जैसी फैसिलिटी हमें, या उसके जैसी ही अनुभूति हमें, या उसके जैसी ही अभिव्यक्ति हमें कहाँ पर मिल जाए? पास में ही मिल जाए, तो क्यों ना वहां पर जाएं। तो इसी को लेकर हर्षिल वैली जो है, कैप्टन यंग के द्वारा वहां पर सेब के बागान भी लगाए गए हैं, और काफी चर्चित जगह है उत्तराखंड में। आपने आप अपने आप में आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो उसी को लेकर क्या कहा कि वहां पर बाइक डेस्टिनेशन का एक हब बनाने की जरूरत है। तो बाइक डेस्टिनेशन को, बाइक डेस्टिनेशन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की बात किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दूसरा, कहा गया कि घाम तापो योजना।
होता क्या है बेसिकली, अभी आप देख रहे हैं कि पहले एक समय था कि जब जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, तो देशी और विदेशी जो पर्यटक हैं, तो पहले क्या होता था कि सर्दियों में हम धूप सेकते थे, बट प्लेन में अगर आप देखेंगे तो धूप सेकना लगभग लगभग सभी ने बंद कर दिया है, क्योंकि जो चिलचिलाती धूप है वो इतनी तेज है कि उसमें आम इंसान के ऊपर आम इंसान के द्वारा धूप में जो बैठना है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जब पॉसिबल अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको लेकर क्या कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 20 से 25 प्लेस ऐसे चिन्हित भी किए गए हैं, और वो कौन से प्लेस है वो आपको जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी आपको बता दूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी अच्छी जगह है वहां पर घाम तापो योजना, यानी सर्दियों में, और वहां लगभग लगभग अक्टूबर से और अप्रैल मई तक लगभग लगभग घाम तापो योजना का एक शुरुआत होती है। और प्लस अपने आप में वहां पर धूप से, घाम मतलब धूप, तापो मतलब सेकना, और योजना, उसके लिए क्या होगा कि लोग अगर विदेशी हमारे यहाँ आएंगे या देशी पर्यटक हमारे यहाँ उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड की इकोनॉमी को भी गति मिलेगी, प्लस यहाँ का जो पारंपरिक और उत्तराखंड की जो एक रिच कल्चर या फिर यहाँ का एक जो समृद्ध संस्कृति है उसे भी ऊपर आने का एक मौका मिलेगा। तो दो चीजों की, बाइक डेस्टिनेशन और घामतापो योजना। तो कभी कई बार ऐसा होता है कि वर्ड घूम फिर के सामने आ जाता है एग्जाम में और आपको पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप दोनों को ध्यान रखना है, बाइक डेस्टिनेशन और घामतापो योजना के बारे में। इसी के आई होप आपको ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसी के साथ हम दूसरा देखते हैं अपना, देखो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ। पिथौरागढ़ की स्थापना, ध्यान रखना आप, 24 फरवरी 2000, सॉरी 2000 लिख रहा हूं, 24 फरवरी 1960 को हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एडिशनल जानकारी है, आप लिखते चले। पिथौरागढ़ में एक ब्लॉक है डीडी हाट, या तहसील कहें हम, डीडी हाट। यहां पर क्या बनेगा, नक्षत्र भवन की स्थापना होगी। यहां पर नक्षत्र भवन की स्थापना कहां पर होगी, डीडी हाट में होगी। अब नक्षत्र भवन बेसिकली है क्या, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर जैसे ब्रह्मांड, ग्रह, और दूसरा ब्रह्मांड, ग्रह, तारे। ठीक है, ध्यान रखना जो घर वाला ग्रह होता है वो ऐसा होता है, इसमें री की मात्रा होती है और ये र होता है आधा, और एक ग्रह। ठीक है, ग्रह वो है जो ऊपर हमारे यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, और ग्रह क्या है, घर की बात हो रही है। तो ये दोनों भी आप ध्यान रखना, इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और क्लियर लिखता हूं। हम ग्रह की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, ग्रह। ठीक है, तो इनके बारे में जो जानकारी है, यानी कि वहां पर काफी हमारे युवाओं को सीखने को मिलेगा कि ब्रह्मांड कैसे एक्सपेंड कर रहा है, ग्रह अपनी गति बदल रहे हैं या कैसे हैं, उसे देखने को मिलेगा। प्लस तारों की लाइफ साइकिल या फिर तारों के बारे में जो उनकी एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो उसके बारे में लगभग लगभग ये सभी जानकारी कहाँ पर प्रोवाइड होंगी, उत्तराखंड के डीडी हाट में, पिथौरागढ़ के डीडी हाट में नक्षत्र भवन में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये आप ध्यान रखिएगा कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा 13 संस्कृत गांव, 13 संस्कृत गांव या 13 संस्कृत गांवों की परिकल्पना की गई है, कि इन पे परिकल्पना की गई है कि इनमें क्या क्या किए काम किए जाएंगे, यानी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉरी सभी जो पठन पाठन होगा या संस्कृत भाषा को, क्योंकि आपने देखा कि हमारी आधिकारिक भाषा क्या है, संस्कृत है, दूसरी 2010-2011 में घोषित की गई थी उत्तराखंड की। तो संस्कृत गांव की बेसिकली कि वहां पर संस्कृत की जो संस्कृति है या संस्कृत भाषा का जो उत्थान है वो ज्यादा हो सके, तो लगभग 13 जिलों में 13 ही गांव चयनित किए गए हैं। वो कौन कौन से गांव हैं,
मैं यहाँ तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी आप गूगल करके इसे नोट कर लें। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हैं वो 13 गांव। ये थोड़ा सा आप देख लें, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखिए, उत्तराखंड में अगर हम बात करें, चलिए इसे ही देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, उत्तराखंड में 13 आदर्श गांव संस्कृत बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को जीवित रखना। ये गांव हर जिले में स्थित है और यहाँ दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से हैं, एक बार हम इन चीजों को देख लेते हैं जरा। देखिए, देहरादून की अगर बात करें तो भोग, क्लीन कर देते हैं, चलिए ठीक। देहरादून की अगर हम बात करें तो क्या है, देखो, देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो भोगपुर है, टिहरी में मुखेम गांव है, उत्तरकाशी में कोट गांव है, रुद्रप्रयाग में बैजी है, चमोली में डिम्मर है, पौड़ी में गोदा है, पिथौरागढ़ में उर्ग है, अल्मोड़ा में पांडेकोटा है, बागेश्वर में शेरी है, और चंपावत में खरक कारकी है, हरिद्वार में नूरपुर है, और नैनीताल में पांडे गांव है, और उधम सिंह नगर में नगला तराई है। ये 13 गांव क्या है, आपके संस्कृत आदर्श गांव बनाने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी मैचिंग के लिए आ जाए कि किस जिले में कौन सा गांव है, मैं आपको बता दिया, लेकिन फिर भी चूंकि हम तैयारी करते हैं तो तैयारी का एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। बट इसमें आप देखेंगे कि चीजों को अगर थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे तो ये लगभग लगभग आपको याद हो जाएंगे। हालांकि मुझे पता है याद रखना अपने आप में काफी कठिन टास्क है, लेकिन फिर भी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसे गूगल करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी, अब मैं आपको अलग से यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, वो समझदारी का काम है नहीं बेसिकली, बट आप इतना चीजों को ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, चलिए हम यहाँ थे। उत्तराखंड सरकार द्वारा 13 संस्कृत गांवों की परिकल्पना की गई। अब वो कौन कौन से हैं हमने बेसिकली देख लिया है क्या वैसे, वो भी हमने चीजें देखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम अपने बात करें तो अभी हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो, ठीक है, ये कहां पर आयोजित हुए हैं, दून में। और दून कहाँ पड़ता है, यानी देहरादून की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में। ये कांग्रेस, कई बार लोग सोचते हैं कि ये कांग्रेस क्या है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, कांग्रेस वैश्विक स्तर पर एक ऐसा मंच होता है जहां पर अलग अलग प्रकार की चीजों को या अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स को लेकर एक बैठक होती है या फिर एक सम्मेलन होता है, तो उस प्रकार से उसे कांग्रेस कहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, यहाँ पर वैश्विक प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया, प्लस कैसे आयुर्वेद को हम अपने दैनिक जीवन में अपनाकर अपनी काया को या फिर अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, आरोग्य रख सकते हैं। तो इसको लेकर जो भी नवाचार हैं या जो भी अच्छी टेक्निक, जो भी अच्छी पद्धति है, उसको इस पर यूज किया जा सकता है। और इसको लेकर एक बैठक हुई या फिर एक सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ, आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून उत्तराखंड के। कई बार आप देखेंगे विज्ञान कांग्रेस, बाल कांग्रेस,
वैज्ञानिक कांग्रेस, कई प्रकार की कांग्रेस की बात करेंगे तो आप बेसिकली ध्यान रखें, कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये क्या है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का एक सम्मिश्रण, या फिर कहीं ना कहीं उनको लेकर एक मंच प्रदान किया जाता है जहां पर उनके द्वारा बात की जाती है और फिर अपनी चीजों को देखा जाता है और आगे के भविष्य के लिए चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी ध्यान रखना आप, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें नयार नदी। नयार नदी, ठीक है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, नयार नदी में क्या हुआ है, नयार उत्सव, नयार उत्सव मनाया गया। इसके बारे में बेसिकली आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब हम प्राचीन काल में बात करते हैं और सप्त सिंधु प्रदेश की बात करते हैं, तो सप्त सिंधु प्रदेश में जब जिन 7 नदियों का नाम आता है, अगर हम सेंटर लेवल पे देखें तो वो ब्रह्मपुत्र और आपकी सरस्वती, सिंधु, झेलम, चिनाब और ये आपका रावी और आपका सतलुज, तो ये 7 नदियां आती हैं लगभग लगभग। बट उत्तराखंड में भी सप्त सिंधु प्रदेश की जब बात होती है तो अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर, नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, इनकी बात भी होती है, और यह भागीरथी, अलकनंदा, तो इनकी बात भी होती है। तो चूंकि नयार नदी क्या है, काफी प्रदूषण से ग्रस्त होती जा रही है, प्लस उसका पुनरुत्थान या फिर नयार नदी की जो महत्वता है वो बनी रहे। अब कैसे बनी रहे, कैसे बने रहेगी, तो इसको लेकर क्या शुरुआत की गई, नयार उत्सव की शुरुआत की गई। ठीक है, और किसके द्वारा, पीएसटी, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नयार उत्सव। अब ध्यान रखना, नयार उत्सव, नयार नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम नयार नदी की बात करें तो एक पश्चिमी नयार है और एक पूर्वी नयार है। ठीक है, ये क्या है, वेस्ट नयार, और ये क्या है, ईस्ट नयार। ठीक है, ये कहां से निकलती है, दूधा तोली श्रृंखला, दूधा तोली श्रृंखला, पर्वत, दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से वेस्ट नयार प्लस ईस्ट नयार। और ये मिलती कहां पर है, पौड़ी में आके आपको ध्यान रखना है, व्यास घाट एक जगह पड़ती है, व्यास घाट पर ये दोनों मिलती हैं, और यहां से ही इसका नाम क्या हो जाता है, नयार नदी, नयार नदी। ठीक है, नयार नदी। चूंकि आप देखो क्या, नयार उत्सव अपने आप में एग्जाम, नयार उत्सव नयार एग्जाम में बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो जब हम उसका बैकएंड पढ़ते हैं, एक हो सकता है कि मैं पीपीटी बनाऊं और यहाँ आपके समक्ष पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू कि नयार उत्सव मनाया गया, और पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ कि चीजें पर्यटन के क्षेत्र में बताई गई, इतना बता के निकल जाऊं। बट उसी के साथ क्या होता है, जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा है कि करंट इज नथिंग, करंट इज द आउटकम ऑफ द पास्ट। जब नयार नदी प्राचीन काल से चली आ रही है तो नयार नदी का बैकग्राउंड जानने का भी थोड़ा हमें हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। चूंकि मैं बात कर रहा हूं, फिर वही बात आती है कि टॉपिक की बात करते हैं हम, तो हम पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार की बात करते हैं, और दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। अब आप इसे अगर गूगल करोगे, दूधातोली श्रृंखला कहाँ है, या परीक्षावाणी देखोगे, या फिर ज्योग्राफी की जो भी आपके पास एक सक्षम बुक होगी उसमें देखेंगे, तो आपको दूधातोली श्रृंखला बेसिकली मिल जाएगी। तो आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि पश्चिमी और पूर्वी नयार ये है, व्यास घाट पर ये मिल जाती है, और वहां से इसका नाम नयार हो जाता है। नयार उत्सव की शुभारंभ किया गया है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, और इससे क्या होगा कि जब ये उत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाएगा तो पर्यटन को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इस क्षेत्र की जो संस्कृति है वो ऊपर आएगी, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 14 सितंबर 1956 में क्या हुआ था, नयार नदी में एक आपदा आई थी। क्योंकि एग्जामिनर का ये फोकस रहा है कि पुरानी चीजों को उठाकर कैसा पूछा जाए, ये चीज आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है कि कब आपदा आई थी। बेसिकली होता क्या है कि मैं आपको बता दूं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और चीजों को देखते हो, बस आपका आपका विजन क्या है, आपकी दृष्टि कैसी है चीजों को देखने की, ये देखा जाता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्यों जिक्र में आया और कैसे आया। तो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के पास न्यूज़पेपर पढ़ने का समय ना हो, बट फिर भी अपार्ट फ्रॉम दिस
अगर हम देखें तो अभी पहाड़ संस्था के द्वारा नयार नदी यात्रा, नयार नदी यात्रा का शुभारंभ किया गया है, और जिसको लेकर यह बात आई है कि नयार नदी की जो जल स्तर है वो घट रहा है या एकदम से बाढ़ आ जाती है, तो कैसे उस पर एक बचाव दल या फिर एक दल काम कर रहा है, और पहाड़ संस्था द्वारा ये उत्सव या फिर ये यात्रा आयोजित की जा रही है। पहाड़ संस्था के बारे में हम कल जानेंगे, पहाड़ संस्था बेसिकली करती क्या है, इंपॉर्टेंट संस्था है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्व रखती है। तो नयार नदी यात्रा किसकी बात कर, नयार नदी यात्रा इनके द्वारा हाल ही में, आजकल ही, मतलब 2025 की बात कर रहे हैं, अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो आजकल ही नयार नदी यात्रा आयोजित हो रही है। तो और किसके द्वारा, पहाड़ संस्था के द्वारा। और इसमें आपदा कब आई थी, 14 सितंबर 1956 को। और मैंने बताया सप्त सिंधु, जो प्रदेश उत्तराखंड की सप्त सिंधु की बात होती है, उसका ये एक पार्ट है। प्लस कहां से निकलती है नयार नदी, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, दो पार्ट हैं इसके, दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। प्लस ये कहां पर होती है, व्यास घाट में, और वहां के बाद इसे क्या जाना जाता है, न्यार के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक और टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। जैसे अभी हाल ही में 2024 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना 2024 की, तो हर साल ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर, ठीक है। 2024 में अगर हम बात करें शिमला पास, और दूसरा हम बात करें सरुताल, सरुताल, ठीक है। इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अब बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया उत्तराखंड की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा गतिविधि में अगर कोई योगदान करता है तो वो कौन सी, उत्तराखंड की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा अगर कभी योगदान करता है तो कौन सी गतिविधि है, पर्यटन की गतिविधि है। तो यही है कि ट्रैक ऑफ द ईयर, ट्रैक मतलब आप समझिए कोई एक क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र में, और वहां पर पैदल ट्रैक करके जाया जाता है, या अन्य जो पर्यटन गतिविधि हैं उनको संपादित किया जाता है। तो इसी क्षेत्र को लेकर ट्रैक ऑफ द ईयर, मतलब आप इस चीज में आए और यहाँ की कुछ यूनिकनेस है उसको लेकर ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। शिमला पास आप ध्यान रखेंगे पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़। और सरुताल आप ध्यान रखेंगे उत्तरकाशी में है, ठीक है, ठीक है। शिमला पास और सरुताल पास ध्यान रखना, इसे दर्रा भी कहते हैं, प्लस दर्रा भी कहते हैं इसे, ठीक है। दर्रे की बात कर रहे हैं या पास की बात करें तो ये क्या है, पिथौरागढ़ में। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये उत्तराखंड है तो यहां से अगर इस पार जाने का रास्ता, पहाड़ों से बीच के जाने का अगर रास्ता है तो बेसिकली इसे पास कहते हैं, ये पास है, आर पार जाने का रास्ता। तो शिमला पास तिब्बत से लगभग लगता है, लगभग तो वहां पर पिथौरागढ़ में है। और ट्रैक ऑफ द ईयर दो घोषित किए गए हैं, सरुताल और आपका शिमला पास। तो आज भी हमने 3 टॉपिक कवर किए। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने कवर किया। बेसिकली हमने सबसे पहले पीएम की यात्रा देखी, हर्षिल में देखी, घामतापो योजना देखी, बाइक डेस्टिनेशन देखा। उसके बाद हमने यूके सरकार द्वारा 13 संस्कृत गांवों की परिकल्पना की गई है कि कैसे उसे बढ़ावा मिले। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो देखा, देहरादून में हुआ है। नयार नदी के बारे में हमने विस्तृत डिस्कस किया। दूसरा 2024 में हमने ट्रैक ऑफ द ईयर शिमला पास या फिर सरुताल की बात करी। तो ये लगभग हमने टॉपिक कवर किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।